वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाठा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस अपनी क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम कर्म के आधार पर दो क्रिया के रूप पढ़े, सकर्मक और अकर्मक। पहले वाली क्लास में हमने ये भी ध्यान किया, क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। ये भी हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा। और धातु के साथ में ना प्रत्यय जुड़ करके क्रिया का सामान्य रूप दिखाई देता है। ये भी हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा। इसके बाद में हमने ये ध्यान किया, वाक्य में देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती है वाक्य में। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। दो प्रकार की क्रिया होती हैं वाक्य में। और वो दोनों प्रकार की क्रिया में हम देखें तो एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, कई बार ये देखने में आता है कि इन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया से भी काम चल जाता है। अर्थात वाक्य में मुख्य क्रिया से केवल काम हो जाता है, वह गांव गया, गया केवल एक क्रिया से काम चल गया। जाना जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है ना। वह विद्यालय जाता है। देखिए वाक्य को हम यहाँ पर ध्यान करें, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। यहाँ पर हम देखें जाना मुख्य क्रिया है और है वो सहायक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं हम देख रहे हैं, लेकिन कई बार एक क्रिया से भी काम चल जाता है। जैसे वह विद्यालय गया, गया। अब यहाँ पर हम देखें तो केवल एक मुख्य क्रिया ही प्रयोग हो रही है, ठीक है। कई बार केवल सहायक क्रिया वो मुख्य क्रिया काम कर देती है। राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हम देखें ये जो है ये सहायक क्रिया है, लेकिन ये सहायक क्रिया यहाँ पर मुख्य क्रिया का कार्य कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो दो प्रकार की क्रियाएं वाक्य में हमें दिखाई देती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। लेकिन इन दोनों क्रियाओं में से कई बार एक क्रिया से भी काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के जो अन्य रूप हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो महत्वपूर्ण है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया, तो पहले हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर जो पहली क्रिया हम पढ़ रहे हैं वो संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त शब्द जो है, संयुक्त का मतलब होता है दो एक साथ में हो। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या दो एक साथ में। जब दो क्रियाएं मिलकर के किसी एक कार्य को पूरा करती हैं या एक कार्य का बोध कराती हैं तो वहां उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कि मोहन ने सोहन का पेन चुरा लिया।
अब ये जो वाक्य हम देखें तो इसमें दो क्रियाएं, एक चुराना और दूसरी है लेना। ये दो क्रियाएं यहां पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का बोध कर रही है, चुरा लेना। तो दो क्रियाएं मिलकर के जब एक क्रिया बनती है, जब दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पे हम ध्यान क्या करेंगे, जब दो क्रियाएं मिलकर के, दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह हमें परिभाषा के तौर पे ध्यान करना है कि जब दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया बन जाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जो हमने अभी लिया है इसमें हम ध्यान कर सकते हैं, दो क्रियाएं यहाँ पर दिखाई गई है और इन दोनों क्रियाओं के मेल से एक क्रिया बन गई जिसको हमने संयुक्त क्रिया कह दिया। अब दूसरा हम रूप इसका और ध्यान करें, संयुक्त क्रिया के बाद में जो अगला जो है वो है नाम धातु क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हमने अभी पढ़ा है संयुक्त क्रिया और दूसरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, जैसे कि इनकी जो हेडिंग है या जो शीर्षक है उनसे हम इनको समझ लें तो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ सकता है कि क्या कहना है। नाम धातु अर्थात जो नाम से जो धातुएं बनती है वो नाम धातु क्रिया होती है। अब यूँ तो हम समझ बात को सामान्य तौर पर बात कर दी, लेकिन इसको समझने का प्रयास करें कि जब कोई क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है, निर्माण होता है तो उसे नाम धातु क्रिया कह देते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को हम ध्यान करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का जो निर्माण जो होता है, क्रिया जो शब्द होते हैं वो मूल रूप से धातुओं से बनते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है, धातु है। धातु में ना प्रत्यय जुड़ करके क्रिया का निर्माण होता है। पट धातु है, पढ़ना। लिख धातु है, लिख में ना जोड़ा, लिखना। तो ये सब धातुएं हैं, लेकिन कई बार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द जो हैं इनसे भी धातुओं का निर्माण हो जाता है, क्रियाओं का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम इनको समझने का प्रयास करें तो जैसे रंग शब्द है, रंग शब्द में ना प्रत्यय जोड़ करके, अब रंग हम ध्यान करें तो रंग है वो संज्ञा शब्द है और रंग से बन गया रंगना। रंग देखें तो रंग जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण रंगों का बोध हो रहा है तो रंग शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा और इससे बन गया रंगना। तो ये जो इस तरह से जो क्रिया बनेगी वो कहलाएगी नाम धातु क्रिया। इसको हम क्रिया नहीं कह सकते, मूल क्रिया नहीं कह सकते या सामान्य क्रिया नहीं कह सकते, ये नाम धातु कहलाएगी क्योंकि ये संज्ञा शब्द से बनी। इस तरह से अपना शब्द है, अपना शब्द जो है ये शब्द है सर्वनाम और इसमें ना प्रत्यय जोड़ करके बना दिया अपनाना। तो ये भी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से जो गर्म शब्द है,
गर्म ठंडा, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा और शब्द बना गरमाना। तो गर्म शब्द जो है, ठंडा गर्म, ये क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जिन शब्दों का, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से होता है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद में ये दूसरी हमने नाम धातु क्रिया हमने पढ़ा है। तीसरी हम आगे पढ़ते हैं सजातीय क्रिया। तीसरी प्रकार की जो क्रिया हम पढ़ रहे हैं सजातीय। सजातीय क्रिया से हम क्या समझते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द से ध्यान करें तो उसी जाति की, सजाति समान जाति की जो क्रिया होती है, किसके समान, तो यहाँ पर बात आती है कर्म के समान। जब वाक्य की क्रिया जो है कर्म व क्रिया, कर्म व क्रिया दोनों एक ही मूल शब्द से बने हों, तो वह सजातीय क्रिया, वह सजातीय क्रिया कहलाती है। फिर से समझें, कर्म और क्रिया दोनों एक ही मूल शब्द से बने हो। कैसे? उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई लड़ी। अब यहां पर लड़ाई और लड़ी जो शब्द है, ये दोनों लड़ना लड़ाई ये जो शब्द हैं दोनों का मूल शब्द एक ही है और दोनों इस प्रकार से कर्म और क्रिया दोनों एक ही मूल शब्द से बने हुए हैं, इसलिए यहां पर सजातीय क्रिया। दूसरा उदाहरण देखें, राम ने खाना खाया। अब यहां पर खाया जो क्रिया है, या राम खाना खाता है, तो खाया और खाना दोनों, खाना जो शब्द है तो खाना ही क्रिया और खाना ही कर्म है। तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से हैं, तो कर्म और ये क्रिया दोनों खाने से ही बनी हुई है, तो इस कारण से यहाँ पर इसे हम सजातीय क्रिया कहेंगे। 3 क्रियाएं अभी हमने पढ़ी है। पहली हमने जो कि संयुक्त क्रिया, 2 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का निर्माण करती है, संयुक्त क्रिया। दूसरी हमने पढ़ी नाम धातु क्रिया, जहाँ संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है वो इन शब्दों से कोई क्रिया का निर्माण होता है तो उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तीसरी हमने सजातीय क्रिया, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों अगर एक ही शब्द से बने हो तो वहाँ सजातीय क्रिया होती है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। 2 क्रियाएं अभी हम और पढ़ने वाले हैं, तो एक पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया का जैसे हम शीर्षक पढ़ते हैं प्रेरणा, अर्थात
कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करके प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। लिखवाता है, यहां पर राम है वो श्याम को कह करके या प्रेरित करके श्याम से कार्य करवा रहा है। मुख्य कर्ता राम ही है जबकि कार्य करने वाला श्याम है। तो जब राम स्वयं का, यहाँ पर राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि श्याम को प्रेरित करके काम करवा रहा है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है ना। सीता गीता से कमरा साफ करवाती है, खिड़कियां बंद करवाती है। इस प्रकार के जो वाक्य जो हैं वो सब प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है और स्वयं प्रेरक का कार्य करता है। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करके कार्य करवाता है वहाँ या उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, इस उदाहरण के माध्यम से इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर तो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करे बल्कि कर्ता तो किसका कार्य कर रहा है? कर्ता एक प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और अंतिम हम जो क्रिया पढ़ रहे हैं आज के इस क्लास में वो है पूर्वकालिक क्रिया। एक बात और ध्यान करें, प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक होती है। ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया प्राय सकर्मक ही होती है। और अंतिम हम पढ़ रहे हैं जो है पूर्वकालिक क्रिया। इस शीर्षक को हम ध्यान करें तो उससे हमारे ध्यान में आता है कि पूर्वकालिक अर्थात इस कार्य में एक पूर्व में क्रिया होगी, एक बाद में क्रिया होगी। इसका मतलब दो क्रियाएं होंगी। तो वाक्य में जब दो क्रियाएं होती है और एक के बाद में दूसरा कार्य होता है तो उस पहले होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जब एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, दूसरी क्रिया होती है तो पहले होने वाली क्रिया को पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया में प्रयोग क्या होता है? कर अथवा करके प्रत्यय जुड़ा दिखाई देता है, जुड़ा हुआ होता है।
जब एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें कर अथवा कर के प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें, इसको उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। राम खाना खाके खाना खाकर सो गया। यहां पर हम देखें तो पहले काम क्या हुआ है? खाना खाने का, खाकर, और दूसरा काम क्या है? सोने का। तो इस यहां पर पहले जो काम हुआ है जिसके साथ में कर अथवा करके या के, करके, इस तरह के प्रत्यय जुड़े होते हैं तो वो क्रिया क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक वाक्य में, परीक्षा में ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पहले जो कार्य है वह है वो पूर्वकालिक क्रिया है, और मुख्य क्रिया क्या है? सो गया। सोने का जो काम जो मुख्य है वो बाद में हुआ है, पहले क्या हुआ है? खाना खाने का काम। तो जो पहले काम हुआ है वो पूर्वकालिक क्रिया, और बाद में जो काम हो रहा है वो मुख्य क्रिया के रूप में दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर और ध्यान करें, ये जो क्रिया है इसमें अगर ते ही प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय जुड़ने पर तात्कालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। कई बार क्या होता है, करके अथवा कर अथवा करके प्रत्यय न जुड़ करके ते ही ये प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या है, ये फिर इसका नाम पूर्वकालिक क्रिया न होकर के इसको तात्कालिक क्रिया कह करके पुकार, कई विद्वान इससे तात्कालिक क्रिया कह देते हैं, तत्काल काम हुआ। जैसे राम खाना खाते ही सो गया, राम खाना खाते ही सो गया। अब ये जो उदाहरण है इसमें इसको तात्कालिक क्रिया कह देंगे और इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कह देंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाई देता है। कई विद्वान इस भेद को अलग मानते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में कई बार पूर्वकालिक की जगह तात्कालिक नाम दे दिया जाए तो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से आज की हम अपनी इस क्लास में हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 5 भेद हैं उनको हमने पढ़ा। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा सजातीय क्रिया, चौथा पूर्वकालिक प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। ये हमने 5 भेद प्रयोग के आधार पर पढ़े। वाक्य में 2 प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये भी हमने पढ़ा। और कर्म के आधार पर हमने क्रिया को जो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक, ये भी हमने पढ़ा। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो अपना एक ग्रामर का जो टॉपिक आगे वाला जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।